आज के हमारे अध्ययन का विषय है लोंजाइनस के उदात्त तत्वों का अध्ययन। प्लेटो और अरस्तु के बाद यूनान में काव्यशास्त्रियों की जो परंपरा रही है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम लोंजाइनस का रहा है। लोंजाइनस के समय के बारे में ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है, किंतु विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि उनका समय ईसा की 3री-4थी शताब्दी है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, पेरिप्सिस। शताब्दियों की उपेक्षा और विस्मृति के बाद एक इतालवी विद्वान रोबेरो तेल्लो ने 1554 में इस ग्रंथ को खोज निकाला और उसे प्रकाशित किया, उसे इतालवी भाषा में अनुदित किया। 1652 में जॉन हॉल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद प्रस्तुत किया, ऑफ द हाइट्स ऑफ द एलिक्वेंस के नाम से। कालांतर में फ्रांसीसी विद्वान बोलिवियो ने उसका फ्रेंच में अनुवाद किया 1674 में, जब साहित्य शास्त्रियों को इस ग्रंथ की उपयोगिता, उसके महत्व के बारे में पता चला। हिंदी में इस ग्रंथ का अनुवाद नेमिचंद जैन और डॉक्टर नगेंद्र ने संयुक्त रूप से किया है, काव्य में उदात्त के नाम से, और यह 1961 में प्रकाशित हुई। पेरिप्सिस मूलतः भाषा शास्त्र का ग्रंथ है जिसका उद्देश्य वाग्मिता से, तर्क शैली से लोगों को अपने वशीभूत करना था, प्रभावित करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनान प्रायद्वीपों का समूह रहा है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यूनान कभी एक राज्य में गठित नहीं हो पाया। वहाँ छोटे छोटे नगर राज्य विकसित हुए जिसे सिटी स्टेट्स कहते हैं। वहाँ उन्होंने प्राचीन गणतंत्र की स्थापना की। इन प्राचीन गणतंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण स्पार्टा और एथेंस थे, जो परस्पर युद्धरत हुआ करते थे। ठीक वैसे ही, चूँकि यूनान का एक प्रायद्वीपों का समूह रहा है, सिटी स्टेट्स के रूप में वहाँ गणतंत्र का विकास हुआ। ये सारे सिटी स्टेट्स अपनी श्रेष्ठता और प्रतिद्वंदिता के कारण आपस में लड़ते रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए, रिपब्लिकन्स को अपने पक्ष में करने के लिए भाषण की कला की आवश्यकता थी। इसलिए आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, तो पाएंगे कि यूनान में काव्य कला और भाषण कला का विकास साथ साथ दिखाई पड़ता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पेरिप्सिस में लोंजाइनस ने उदात्त की बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी है। उनका कहना यह है कि सभी महान लेखक, दार्शनिक, विचारक, तर्कशास्त्री सामान्य मृत्यलोक के प्राणी नहीं होते हैं। उदात्त एक ऐसा गुण है जो उन्हें सामान्य के धरातल से ऊपर उठाकर विस्तृत मानस तक ले जाता है। उनकी मान्यता यह भी है कि श्रेष्ठ साहित्य का लक्ष्य पाठक, श्रोता या दर्शक में हर्षातिरेक की भावना को उत्पन्न करना है, और जिससे पाठक, दर्शक या श्रोता पार्थिक जगत के अनुभवों से ऊपर उठकर एक भिन्न भावाकुल दशा में पहुंच जाते हैं। और लेखक की शैली में यह गुण उसकी प्रतिभा और कलात्मक संयोजन से आता है। यानी उदात्त के 2 प्रमुख तत्व उन्होंने बताए, लेखक की प्रतिभा और कलात्मक संयोजन। लोंजाइनस की मान्यता है कि श्रेष्ठ कला का सर्जक प्रतिभावान और कल्पनाशील व्यक्ति ही हो सकता है, जो अपनी कला से ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो आदमी को अपने आप में सोख लेता है और वह अपने आसपास की दुनिया से कटकर एक आनंदानुभूति की परम अवस्था में पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि कवि का काम न तो वितंडावादी दार्शनिकों जैसा होता है और न नीतिज्ञ जैसा कि प्लेटो मानते थे, और न नैतिकतावादियों जैसा।
इसके विपरीत कवि सिर्फ शब्द के साधक नहीं होते हैं, अपनी कल्पना तथा अपने अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर वे ऐसी दुनिया का संसार निर्मित करते हैं जो पाठक, श्रोता या दर्शक को एक मधुमती अनुभूति की भूमिका में पहुंचा देते हैं। बकौल लॉन्जाइनस, उदात्त में जो सम्मोहन शक्ति होती है, जो भाषण कला में सम्मोहन शक्ति होती है, वह श्रोता को अपने से सहमत होने के लिए बाध्य करती है। मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि लॉन्जाइनस के समय में, जैसा कि मैंने बताया, कि सिटी स्टेट्स के बीच अपनी प्रतियोगिता के कारण जनता को अपने पक्ष में करके अपने इच्छित या वांछित परिणाम को निकालना था। इस तरह उसका स्रोत राजनीतिक होते हुए भी उसका उपयोग लॉन्जाइनस ने ठीक उसी तरह से किया जैसा कि अरस्तु ने वैदिक विद्या का किया था। हमें जानकारी है कि अरस्तु के पिता एक वैद्य थे और वैद्यकी के द्वारा शरीर के अवगुणों को वापस उलटकर बाहर निकाल देना, उसे उत्प्रेरित करके बाहर आने के लिए बाध्य करने से जिस तरह से मन शांत और निष्कलुष हो जाता है, शरीर स्वच्छ और पवित्र होता है, उसी तरह से राजनीतिक दायरे से इस शब्द को, उदात्त को लेने के बावजूद लॉन्जाइनस ने उसे काव्य और कला के संदर्भ में एक नया प्रसंग दिया। उन्होंने बताया कि कविता में जो सम्मोहनकारी शक्ति होती है, कविता में जो दूसरों को प्रभावित कर अपने पक्ष में कर लेने की ताकत होती है, कविता में जो भावानुभूति की मधुमती दशा में पहुंचा देने की जो ताकत होती है, उसको खंडित करने वाले तीन बातें हैं। एक तो शब्दाडंबर, दूसरा भावाडंबर और तीसरा अभिव्यक्ति की कमजोर शैली। लॉन्जाइनस का कहना है कि शब्दाडंबर से अभिप्राय इतना भर है कि दार्शनिक की, कवि की या रचनाकार की, त्रासदीकार की भावात्मक स्थिति, अनुभूति का पक्ष जितना ही कमजोर होता है, विचार का पक्ष जितना ही कमजोर होता है, वो भारी भरकम शब्दाडंबर से उसे ढकने का प्रयास भी करता है। यह एक तरह का छद्म पांडित्य प्रदर्शन है जिसे कि लॉन्जाइनस ने भावाडंबर की संज्ञा दी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि बोलते समय मुंह में लार का आ जाना स्वाभाविक है। संस्कृत में इस लार के लिए एक शब्द है वक्ताश्रव। लार एक सामान्य शब्द है, जनता के बीच लोकप्रिय है और हम उसे बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं और उसके अभिप्राय से हमारा साधारणीकरण भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वक्ताश्रव हम बोलते हैं, वैसे ही अर्थ तो वही होता है, यानी मुंह का लार, बोलते समय मुंह में उत्पन्न होने वाले जो गीलापन है वही। लेकिन वक्ताश्रव कहने से लगता है कि कुछ अलग, कुछ भिन्न और कुछ नितांत मौलिक या निराली चीज कही जा रही है, जबकि अभिप्राय एक ही होता है। लॉन्जाइनस का कहना यह है कि जिस कवि का भाव पक्ष जितना ही कमजोर होता है, उसमें शब्दाडंबर की प्रवृत्ति उतनी ही बड़ी होती है। यहां उल्लेखनीय है कि लॉन्जाइनस को विचारकों ने स्वच्छंदतावादी आलोचना, रोमांटिक आलोचना का प्रथम पुरुष मानते हैं। लॉन्जाइनस ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है, यानी व्यक्तिगत प्रज्ञा को सर्जना के क्षेत्र में उन्होंने महत्व दिया। इससे पहले प्लेटो हुए थे, अरस्तु हुए थे, उन्होंने शास्त्रीय तरीके से त्रासदी के सिद्धांत का निर्माण किया कि राजा उसका दार्शनिक होगा, राजा उसका कोई बड़ा नायक उसका कोई बड़ा राजा होगा,
दार्शनिक होगा, बड़ा चिंतक होगा, बड़ा कवि होगा, लेकिन उसके चरित्र में कुछ ऐसी खामियां मौजूद होगी जिसे उन्होंने ट्रेजिक फ्लॉ कहा, कि वह उसके उस भव्य चरित्र को अपरिहार्यतः विनाश की ओर ले जाएगा। उसकी भाषा अलंकृत होगी। यानी कुल मिलाकर अरस्तु ने जो त्रासदी का विवेचन करते हुए काव्यशास्त्र का ढांचा खड़ा किया, अपने तमाम भिन्नताओं के, यानी प्लेटो के विचारों से भिन्नता के बावजूद वह एक अर्थ में शास्त्रीय है, तो इस मायने में कि वहाँ शास्त्रीयता का बंधन, कि ऐसे नायक होंगे, इस तरह के राजा होंगे, इस तरह का दार्शनिक होगा, वह समाज के ऊंचे और श्रेष्ठ वर्गों से ही आ सकते हैं, उसकी भाषा अभिजात की गरिमा से पूर्ण होगी। लेकिन अरस्तु ने कहीं भी त्रासदी के निर्माण में व्यक्तिगत प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने अनुकरण का अर्थ पुनर्सृजन से अवश्य लिया है, किंतु पुनर्सृजन में जाहिर है कि कवि की प्रतिभा का योगदान अवश्य संभावी है। लेकिन जिस मायने में अरस्तु लोंजाइनस से भिन्न है, वह इस अर्थ में कि लोंजाइनस ये कहते हैं कि कविता की श्रेष्ठता के लिए सिर्फ उच्च विचार या गरिमा में पदावली या शब्दावली की ही जरूरत नहीं है, मुहावरों की ही जरूरत नहीं है, बल्कि कवि को अपने समस्त काव्य परंपरा के प्रति एक जागरूक दृष्टि रखनी होगी, जिस पर हम थोड़ा आगे चलकर विचार करेंगे। आप सब जानते हैं कि रोमांटिक कवियों के यहाँ आत्म तत्व की बड़ी प्रधानता है। आत्मा की नहीं, आत्मा से अर्थ स्पिरिट से है, जिसकी प्रधानता आपको प्लेटो के काव्य रचना सिद्धांत में दिखाई देगी। आत्मा से मतलब यहाँ है वैयक्तिकता, निजता, इंडिविजुअलिटी। इसलिए वो बराबर इंडिविजुअलिटी पर बल इसलिए देते हैं कि व्यक्तिगत प्रतिभा का संबंध इसी निजता से है, कल्पना शक्ति का संबंध इसी वैयक्तिकता से है, प्रतिभा का संबंध इसी वैयक्तिकता से है। टी.एस. एलियट ने भी काव्य सृजन में व्यक्तिगत प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार किया है, और सुमित्रा नंदन पंत ने तो कविता को कल्पना के कानन की रानी ही घोषित की है। आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि लोंजाइनस के सिद्धांत प्रतिपादन में आत्म तत्व का प्रमुख स्थान रहा है। प्रतिभा का प्राथमिक महत्व और की भूमिका वहाँ दिखाई पड़ती है। काव्य सृजन में अंतःप्रेरणा की प्रधानता, काव्य की प्रयोजनशीलता के रूप में अभिजात गरिमा से युक्त भाषा शैली का उत्कर्ष आदि पर जोर इसी ओर संकेत करते हैं, क्योंकि हर रचनाकार बकौल लोंजाइनस का अपनी एक शैली होती है, एक कथन भंगिमा होती है, और यह उसी अपनी कथन भंगिमा, अपनी विशिष्ट शैली के अनुकूल वह साहित्य की भाषा को तराशता है, नए मुहावरों का सृजन करता है, और इस तरह कल्पना के सहयोग से अपने प्रतिभा का पूरा उपयोग वह काव्य सृजन में करता है। इसलिए आलोचना का यह दायित्व बनता है कि दुखांतकी में, सुखांतकी में, मुक्तक काव्य में, नाटक में कवि प्रतिभा के उन तत्वों की खोज की जाए जो कि उसकी अपनी विशिष्टता है, जिससे किसी रचनाकार की और किसी रचना की पहचान बनती है। उन्होंने उदात्त शब्द की बड़ी स्पष्ट और मार्मिक व्याख्या की है। उदात्त का मतलब है परिष्कार, परिशोधन, शुद्धि, ऊपर उठना। एटकिंस ने उदात्त शब्द के लिए एलिवेशन शब्द का प्रयोग किया है।
जिसका अर्थ गौरव प्रदान करना भी होता है। लोंजाइनस का कहना यह है कि काव्य रचना एक ऐसी मनोरम संरचना है, एक ऐसी मनोरम निर्मिति है जो व्यक्ति को उसके सामान्य भौतिक धरातल से उठाकर आनंदातिरेक की लीला स्थल तक पहुंचाती है। यानी एस्थेटिक सेंस में परम आनंदातिरेक की स्थिति में, जिसे कि संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा है, उस स्थिति में ले जाने में समर्थ होती है। इसी संदर्भ में लोंजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत गिनाए हैं और यह बताया है कि इनमें से कोई भी स्रोत अपने आप में अकेले उदात्त का सृजन नहीं कर सकता। इन सब के संयोग से, इन सब के संतुलन से ही काव्य में सौंदर्य की स्थापना, उदात्त, आकर्षण, परिष्कार या भावों के आनंद लोक में पहुंचाने की ताकत जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि पहला है महान विचार, दूसरा प्रबल आभ्यंतर भाव, तीसरा अलंकार एवं छंद, चौथा भव्य शब्द और शिल्प विधान, और पांचवा इन सब की गरिमापूर्ण प्रस्तुति। उल्लेखनीय है कि महान विचार से लोंजाइनस का अभिप्राय यह है कि सर्जक के मन को श्रेष्ठ एवं उच्च आदर्शों से युक्त होना चाहिए, एक काव्य संस्कार से परिपूर्ण होना चाहिए, उसे जो सुझाए गए सामाजिक आदर्श हैं उसका अनुकरण करता होना चाहिए, क्योंकि निम्न विचारों से, हीन विचारों से महान कविता का जन्म नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से छोटे विचारों से बड़ी सल्तनतें कायम नहीं हो सकती, उसी तरह से हीन विचारों से जो समाजोपयोगी विचार नहीं है, उनसे महान कविता का जन्म नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में साहित्य की जीवंत और मूल्यवान परंपरा को साहित्यकारों को अपने अस्थि और रक्त में, मज्जों में पचाकर रचना करना होगा। इस तर्क को अगर हम अरस्तु के काव्यशास्त्र से तुलना करें तो कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, निस्संदेह अरस्तु ने जब अनुकरण को पुनर्सृजन कहा था तो उन्होंने प्लेटो के विपरीत अनुकरण को जस का तस मानकर स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने यह बताया था कि कला और कविता जो होती है वो प्रकृति के अधूरे कार्यों को इस अर्थ में पूरा करती है कि उसके साथ नाटककार की, त्रासदी लेखक की सृजनात्मक प्रतिभा जुड़ी हुई होती है। यानी एक निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ोतरी, एक छोटी दायरे से बड़े दायरे की ओर बढ़ने की प्रेरणा हमें त्रासदी से मिलती है। लेकिन जिस चीज की कमी अरस्तु के काव्यशास्त्र में दिखाई देती है कि अरस्तु ने कहीं भी साहित्य सृजन की प्रक्रिया में परंपरा की भूमिका को स्वीकार नहीं किया। अरस्तु के यहाँ परंपरा किसी कवि की प्रतिभा को किस तरह से रचती है, इस पर वहां विचार नहीं मिलते हैं देखने को। लोंजाइनस इस मायने में भिन्न है कि उन्होंने न केवल सिर्फ प्रतिभा और कल्पना पर बल दिया, बल्कि इस प्रतिभा और कल्पना के आधार की खोज की, क्योंकि कवि कल्पना
या कवि की प्रतिभा कोई हवाई, तरल या अमूर्त संरचना नहीं है। उसकी निर्मिति के लिए कुछ ठोस वस्तुगत आधार की जरूरत होती है। लोंजाइनस ने यह बताया कि यह ठोस वस्तुगत आधार कवि की काव्य परंपरा है और इस परंपरा के सभी तत्व उपयोगी नहीं होते। इस परंपरा के वही तत्व कवि की प्रतिभा को गढ़ने में सक्षम और समर्थ होते हैं, उसकी कल्पना के लिए एक उद्भासी, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो कि जीवंत और समाजोपयोगी हुआ करते हैं। उल्लेखनीय है कि परंपरा की भूमिका को बहुत बाद में चलकर अरस्तु के करीब 1500 साल, लोंजाइनस के करीब 1500 साल बाद चलकर उसकी भूमिका को टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एवं इंडिविजुअल टैलेंट में पहचाना था और यह बताने में कोई चूक नहीं की कि कवि की प्रतिभा का सृजन का आधार कवि की काव्य प्रतिभा परंपरा हुआ करती है। लेकिन जिसे कि टी.एस. एलियट परंपरा की भूमिका के रूप में स्वीकार करते, परंपरा की सर्जनात्मक भूमिका के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी एक हल्की सी एक अनुगुंज, एक संबंध सूत्र हमें लोंजाइनस के स्थापनाओं में दिखाई पड़ता है। लोंजाइनस ने दो बातें कही, परंपरा और प्रतिभा और कल्पना। कल्पना और प्रतिभा का आधार परंपरा है। दूसरे शब्दों में साहित्य की मूल्यवान एवं जीवंत परंपराओं को आधार बनाकर लोंजाइनस ने स्थापना सामने रखी कि उदात्त कुछ तो प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो नैसर्गिक होते हैं, और कुछ उदात्त के तत्वों को कवि अपने परंपरा को साधते हुए अर्जित करता है और उसे प्रबल अभ्यंतर भाव के बिना और कविता का सृजन संभव नहीं है। यह एक तरह से, यानी कुछ तो प्रकृति प्रदत्त है और कुछ कवि अपने प्रयास से सीखता है, प्राप्त करता है, अर्जित करता है। यह दोहरी प्रक्रिया उदात्त के स्तर पर निरंतर चलती रहती है और यह एक तरह से कवि के काव्य संस्कार को निर्मित करने में हमारी मदद करती है। प्रबल अभ्यंतर भाव के बिना न तो श्रेष्ठ कविता का सृजन संभव है और न तो श्रेष्ठ भाषण कला का अस्तित्व संभव है। घनानंद ने लिखा कि लोग तो लागी कवित्त बनावत, मोह को मोह कवित्त बनावत। कहने का मतलब यह है, लोग तो छंद शास्त्र और पिंगल शास्त्र की किताबें सामने रखकर सौंदर्य शास्त्र के नियमों को सामने रखकर शास्त्रीयतावाद का पल्ला पकड़कर काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं। जैसे रीतिकाल के कुछ कवि नायिका भेदी परंपरा को ध्यान में रखकर रचना करते हैं, कुछ षड ऋतु वर्णन को ध्यान में रखकर रचना करते हैं, कुछ 12 मासा को रखकर रचना करते हैं, लेकिन वह खुलापन दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए घनानंद ने कहा कि लोग तो लागी कवित्व बनावत, लोग लग कर सायास प्रयत्न करके कविता कर, मेरे हृदय में भावों की जो दबी हुई धारा है वह स्वतः स्फूर्त तरीके से अपना रास्ता बनाकर मेरी कविता को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह एक रोमांटिक प्रवृत्ति है जिसमें कल्पना के साथ साथ प्रतिभा का भी संयोग है, किसी शास्त्रीय पुस्तक के द्वारा रचे गए नियम विधानों को ध्यान में रखकर नहीं। आप जरा सा होरेस से लोंजाइनस के काव्य सिद्धांत की तुलना करें। होरेस का काव्य सिद्धांत
शास्त्रीयतावाद के चंगुल में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि एक खास स्थिति होगी तो एक खास मनोभाव पैदा होगा। ठीक वैसे ही जैसे विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, यह एक तरह की यांत्रिकता है। यानी अगर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होनी हो, रचना करनी हो, तो हवा का चलना, फूलों का खिलना, ठंडी प्राणवायु का अस्तित्व में होना और उस अनुभूति में कोई दखल देने वाली चीज का न होना, साथ ही स्फुरण, चिंता, ये सारी स्थितियों का जब संयोग होगा तो श्रृंगार रस की कविता या श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। यह सब यांत्रिक रूप से रची गई रचना की परिपाटी की ओर इंगित करता है। लेकिन लोंजाइनस का कहना यह है कि चूंकि भावबद्ध हृदय शास्त्रीय बंधन को स्वीकार नहीं करता, उसका आधार कवि की प्रतिभा होती है, इसलिए वह हर तरह के रूढ़िवाद को, हर तरह के बंधन को तोड़कर स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने को अभिव्यक्त करती है। निराला जी ने लिखा, न्यूपुर के स्वर मंद रहे जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। जब तक पांवों में स्वच्छंदता नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक घुंघरुओं में आवाज पैदा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब तक कि हृदय में सांद्र भावों का आप्लावन नहीं होगा, कुछ चुनी हुई वृत्तियों, कुछ चुने हुए संवेगों, कुछ पठित और प्रिस्क्राइब्ड तरीके से दिए गए अनुभवों को अगर आधार बनाकर कविता की जाए तो उसके स्वर भी उसी तरह से मंद रहेंगे जैसे कि चरण तब तक, नूपुर तब तक स्वच्छंद रूप से अपनी ध्वनि को सामने नहीं ला सकते जब तक कि चरण स्वच्छंद नहीं हो जा सकता। एक बात और, सिर्फ महान विचार से ही महान कविता नहीं बनती। सृजन के लिए और उदात्त के निर्माण के लिए सिर्फ बड़े विचार से बड़ी कविता नहीं हो सकती। जैसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को अगर छंदोबद्ध कर दे तो वह बड़ी कविता हो, यह जरूरी नहीं है। या फिर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को, जिसमें कि बड़े महान विचार आजकल व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें छंदबद्ध कर देने मात्र से वे बड़ी कविता कहलाने का अधिकारी नहीं हो जाते। दरअसल उसका कारण यह है कि साहित्य का आधार मनुष्य का इंद्रिय बोध है। उदात्तता का मतलब है मनुष्य के इस इंद्रिय बोध का भी परिष्कार, और यह परिष्कार तब तक संभव नहीं है जब तक कि जड़ता और काव्य रचना की बंधी बंधाई प्रणाली और रूढ़ियों से कवि अपने को मुक्त नहीं कर लेता। कविता का आधार, साहित्य सृजन का आधार, जैसा कि मैंने कहा कि इंद्रिय बोध होता है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, स्वाद सब साथ साथ इस भू पर। ये विचारों की ऊर्जस्विता के ही भौतिक साधन नहीं है, बल्कि काव्य में अभ्यंतर भावों की उदात्तता के भी साधन है, उसके भी निमित्त बनते हैं। रोमांटिक कविता में अनुभूति एवं भावना पर बहुत जोर है। क्रौंच मिथुन में नर की हत्या व्याध द्वारा होते देख, आदि कवि वाल्मीकि का शोकबद्ध हृदय श्लोक के रूप में फूट पड़ा। शोक श्लोकत्व अमागतक, यानी वाल्मीकि ने भाव सौंदर्य को मानव मन की श्रेष्ठ भावनाओं से जोड़ दिया था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम कहकर उन्होंने मानवीय सहृदयता, करुणा एवं सात्विक क्रोध को एक मर्म वाणी प्रदान की थी। लोंजाइनस के उदात्त संबंधी चिंतन में आदि कवि वाल्मीकि के भावोत्थान के साथ साथ प्रभावशाली शैली की स्वीकृति की हल्की अनगूंज भी
दिखाई और सुनाई पड़ती है। तुलसीदास ने भाव भेद रस भेद अपारा कह के साहित्य में उसकी अंतर्वस्तु और उसके रूप विधान दोनों की एकता को स्वीकार किया था। लोंजाइनस ने भी भव्य अनुभूति के साथ उसे अभिव्यक्ति देने वाली उसी अनुपात में भव्य शैली एवं भाषा का समर्थन किया था। केवल वे रूप विधान पर ही नहीं टिके थे। कुल मिलाकर लोंजाइनस का काव्य संबंधी चिंतन शास्त्रीयतावाद के पुराने जकड़बंदी से और अनुशासन से मुक्त होने के कारण आज के या एक दौर में स्वच्छंदतावादी आलोचना के पूर्व सूत्रों की ओर संकेत करते हैं। उसे उसी रूप में हमें देखना और पढ़ना भी चाहिए।